बिलियनर बनने के बाद में कैसा फील होता है? पैसे से कुछ नहीं होता है, जो आप अचीव करते हैं ना उससे सेटिस्फेक्शन। Today we have a very special guest with us. He is the co-founder of HCL. He is an author. It's an honor and we are pleased to welcome Ajay Chaudhary sir. इतने like-minded and highly successful लोग एक साथ मिलते हैं तो सर क्या डिस्कशन होता है? भाई मेरे ग्रुप में तो सबसे बड़ा एक ही डिस्कशन होता है, वो ये कि हाउ डू वी टेक इंडिया फॉरवर्ड। हम लोग कुछ 8-10 लोग एक बार जुटे थे करीब 2-2.5 साल पहले, और हम लोग ने एक ग्रुप बनाया, उसको हम बोलते हैं विश्व मित्र। तो जब हमने सबसे बड़ी वीकनेस यही देखी कि हम लोग एज अ कंट्री वी डू नॉट इन्वेस्ट इन आर। इंडिया में सिर्फ एक प्रोडक्ट बना है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम DPI, UPI वगैरह। उस तरह का इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बना ही नहीं कहीं भी दुनिया में। उससे हमको बहुत फायदा हुआ है। मुकेश धीरूभाई अंबानी बड़ी सोचते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं, छोटे का तो उनको मजा ही नहीं आता, इसीलिए वो सक्सेस, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। मिस्टर रतन टाटा जी, व्हाट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज अ कंट्री? आवर ब्रेन्स, यस। उसको हम यूज नहीं कर रहे। टुडे इंडियंस आर रिकॉग्नाइज्ड एज वेरी ब्रेनी पीपल। हमारे प्रोफेशनल्स को जो अमेरिका में रिस्पेक्ट मिलती है वो अमेजिंग है। 5 qualities in a CEO that is a must need. First quality, second quality, third quality, fourth quality, fifth quality. Believe in yourself. You can do anything. What now? Feeling homesick. Missing माँ के हाथ की कड़ी चावल। माँ के हाथ का? माँ के हाथ का? कड़ी चावल? राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Hello guys, welcome to the new episode of Just Baat, and this is a business special episode, and we'll be discussing a lot of about business, working, entrepreneurships. So it's an honor and we are pleased to welcome Ajay Chaudhary sir on our podcast channel. Thank you. Thank you so much sir. Welcome. First of all, how are you sir? I'm good. And how is Delhi? Delhi is in currently bad shape, क्योंकि इतना ज़्यादा AQI हो रहा है कि बस आपने मुझे यहाँ पकड़ लिया, नहीं तो मैं गोवा जा रहा था। यहाँ नहीं रहता मैं इन दिनों कभी भी। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज, जितना यूथ है आज का वो ये जानना चाहते हैं सर, एक बिलियनर बनने के बाद में कैसा फील होता है, कैसा लगता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पैसे से कुछ नहीं होता है, जो आप अचीव करते हैं ना उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है। पैसे से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि अगर आपने पहला 25 लाख बना लिया, फिर आप सोचते हैं अरे 50 बनना चाहिए था, फिर आप 50 बनाते हैं तो सोचते हैं 1 करोड़ होना चाहिए था। तो ये कभी लालच जाती नहीं है लोगों में, पर इससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि असली चीज तो जिंदगी में ये चाहिए कि आपने किया क्या, व्हाट हैव यू अचीव्ड, व्हाट हैव यू गिवन टू सोसाइटी, व्हाट हैव यू डन फॉर द कंट्री। क्योंकि मैं कंट्री को नंबर 1 रखता हूँ, क्योंकि अगर तो आप अपने देश के लिए कुछ नहीं कर सके तो फायदा क्या हुआ आपका? आप भारतीय क्यों हैं? तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अभिषेक नहीं हैं, राजू नहीं हैं, ये वो नहीं है, आप भारतीय हैं। आज का जो यूथ है, हम लोग देखते हैं कि चाहे 50,000 कोई अर्न कर रहा है, चाहे 1 लाख कर रहा है, 1.5 कर रहा है, तो ये इन लोगों की सबकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। लाइक ऑन टिप्स पे है सारी चीजें, एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ डेज। सो खरीदना कोई मुश्किल काम नहीं है, बाजार नहीं जाने की जरूरत पड़ती है। सो पहले के टाइम पे हमने हमारे पेरेंट्स को देखा है कि पापा मम्मी बोला करते थे कि पैसे की वैल्यू समझो, पैसा बचाओ, पैसा बात के लिए काम आएगा, कभी कोई ऐसी चीज़ कोई सिचुएशन आ गई तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। बट आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट में है कि मेरे पास में आज पैसा है, मैं आज पैसा खर्च कर रहा हूँ, मुझे कल का नहीं पता। एंड स्पेशली दिस माइंडसेट हैज़ चेंज्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ कोविड, आफ्टर कोविड।
जी। ये ज़्यादा हो गया मतलब। अच्छा अच्छा या अच्छा। ऐसा है कि जब भारत देश को आज़ादी मिली तो तब हम लोग वी वर गवर्न्ड बाय द ब्रिटिश, और किसी के पास कुछ पैसा वैसा नहीं होता था। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो रेफ्यूजी बने, पाकिस्तान से आए, जैसे मेरे पेरेंट्स थे वो रेफ्यूजी थे, दिल्ली में गंदी सी जगह में रह रहे थे। तो जब वो आए तो उनको रेफ्यूजी की तरह ही रहना पड़ा कि भाई आज जो मेरे पास है वो आज ही है, कल पता नहीं क्या मिलेगा, खाने को भी मिलेगा कि नहीं। तो उस बैकग्राउंड में वो लोग सब यही सोचते थे कि कल के लिए बचाना चाहिए। अब आज का जो सिचुएशन है, भारत बहुत बदल गया है, भारत बहुत आगे चला गया है, पर इन दिनों जितने लोग हैं वो यही सोचते हैं कि अगर आज अच्छा है तो कल भी होगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये जो कंजम्पशन सोसाइटी है वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, और अमेरिका में अगर आप कंजम्पशन ना हो तो अमेरिका ही नहीं बनेगा। राइट। बट भारत देश में क्या रहा है कि कंजम्पशन के अलावा भी सेविंग्स होती हैं। बहुत सारी कंट्रीज में सेविंग का रेट बहुत कम है, हमारे यहाँ सेविंग्स का रेट अच्छा है। तो ऐसा है कि मैं तो यही कहूँगा कि कुछ ज़रूर कल के लिए बचाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरे टाइम इसी चक्कर में लगे रहे कि भाई 6 EMIs हैं, पे करना है, तो बड़ा प्रेशर हो जाता है आपके ऊपर। और इस प्रेशर को जब आप यंग हैं उस टाइम इतना प्रेशर लेना कुछ अच्छा नहीं लगता मुझे तो। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों के ऊपर स्ट्रेस से, और ये जो स्ट्रेस है ना ये बीमारी देता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यूथ को कि भाई जो आप अच्छा समझें वही करें, पर अगर अपने पिताजी ने कुछ बचाया आप भी थोड़ा बहुत बचाइए। सर हम लोग बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड से सीखते हैं, बिल्कुल। बहुत पॉजिटिव भी है, मैं इसको अप्रिशिएट भी करता हूँ, बट उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अगर हम लोग उसको ब्लेंड कर दें इंडियन ट्रेडिशन कल्चर के हिसाब से तो और बेटर हो सकता है। आज की डेट में जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यूथ बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहा है वो सारी चीज़ें, बट वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को हम देखते हैं तो वहाँ पे यूथ बहुत स्मार्ट है, वहाँ पे दे हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द टेक्नोलॉजी। और आज का जो यूथ है वो इंडिया का, भारत का हमारे, ये कहीं ना कहीं आज की डेट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है विद द टेक पार्ट, एंड हो रहा है डे बाय डे। सो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, लाइक हाउ इट विल रेवोल्यूशनलाइज द इंटायर इंडियन इकोनॉमी और शेप अप द इंडियन इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ? वो हमारा स्ट्रेंथ है। देखिए जो यंगस्टर है आज का वो बहुत टेक्नोलॉजी अवेयर है, और उससे बहुत फ़ायदा है हमें, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो बहुत सारी कंट्रीज़ नहीं कर सकते। पर उसमें कुछ इस तरह की भी चीज़ें आ गई हैं जो अच्छी नहीं हैं। जैसे अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो यूज़ एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट नहीं था, हम लोग रिसाइकिल करते थे हर चीज़। तो मेरे कपड़े जो थे मेरा छोटा भाई भी यूज़ कर लेता था, है ना, वो सब चलता था। अब वो नहीं होता है। आजकल की जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वेस्टर्न हो गई है, यूज़ एंड थ्रो। अब इस यूज़ एंड थ्रो में जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से आता हूं तो मैं उसमें ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम लोग इतना ई वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं इस कंट्री में कि हिसाब ही नहीं है। और हर चीज़ हम लोग खरीदते हैं फिर फेंक देते हैं, तो इससे नुकसान होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट को जो नुकसान होता है उससे हमें बचना चाहिए। और बोलते हैं कि भाई रिसाइकल करिए, ये हमारा पुराने ज़माने में यही होता था कि हर चीज़ हम लोग रिसाइकिल करते थे। आजकल ये सब नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई अपना वर्ल्ड को संभालने के लिए आप ज़्यादा रिसाइकिल करिए, क्योंकि अगर आप पूरी चीज़ फेंकते रहेंगे। और आजकल के जो मैन्युफैक्चरर्स है ना, पहले ज़माने में एक कॉन्सेप्ट होता था बिल्ड टू लास्ट। यस, आजकल वो फंडा ही खत्म हो गया पूरा। बिल्ड टू फेल है आजकल। भाई आप 1.5-2 साल में आपका एप्पल स्लो हो जाता है, आप नया खरीद लीजिए। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज इन अ मैनर
we are copying the West in the wrong ways. या दैट इज आई वांट टू डिस्कस बिकॉज पहले के टाइम पे एक फेमस टैगलाइन भी है कि सदियों के लिए, हाँ सही बात है। तो आज की डेट में वो शायद मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट ही नहीं है, महीनों के लिए नहीं महीनों के लिए, दिनों के लिए, दिनों के लिए कोई बात नहीं, हर तरह की चीज़ें होती हैं और सब लोग सीखते हैं और सुनते हैं और करते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी को डिक्टेट कर सकते हैं क्या करिए, सब लोग अपने मन से ही करें ना। अगर आप भारत के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं, तो अपने मन से करिए। हम आपकी जो प्रोफाइल के बारे में पढ़ रहे थे, आई वॉज लुकिंग एट योर प्रोफाइल नाउ, सो आई हर्ड यू सेड दैट आपको सिंगिंग का शौक है, गानों का शौक है। तो टुडे वी हैव द ऑनर्स, तो एक कुछ हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए। ऐसा है कि मेरे को सिंगिंग का तो बहुत दिनों से शौक है। ओके। और आई एम पार्ट ऑफ अ सिंगिंग ग्रुप। हम लोग nice. करीब 150 लोग हैं। क्या बात है। और हमारा जो सिंगिंग ग्रुप है उसका नाम है लुत्फ। लुत्फ मज़ा करने के लिए, ओके, एंजॉइंग। तो लुत्फ करते हैं, हम लुत्फ से करते हैं। तो हम लोग शुरू में तो एक किसी के घर में मिलते थे और गाना गाते थे, फिर बढ़ता गया काफिला, और फिर हम लोग जब कोविड हुआ तो जूम पे चले गए और हर संडे हम लोग गाते हैं। कैसा एक्सपीरियंस होता है ये? बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि देखिए जो सिंगिंग है उससे जो सुकून मिलता है वो अदरवाइज नहीं मिलता। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि अगर आप यू वांट टू हैव अ लॉन्गर एंड गुड लाइफ, सिंगिंग इज वेरी गुड। वाह। सो इस तरह से होता है। सो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इफ यू वांट टू हैव अ लॉन्गर एंड गुड लाइफ, तो सिंगिंग अच्छा है उसके लिए। सो कौन सा फेवरेट सॉन्ग है सर? नहीं, मेरे तो बहुत सारे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, पर मैं देव साहब के गाने बहुत अच्छे से गाता हूँ, बड़े प्यार से गाता हूँ, क्योंकि मैं तो, मेरे लिए तो आइडल थे वो, सबके लिए। मैंने अपनी किताब में भी उनके बारे में काफ़ी लिखा है जी कि हर बार जब उनकी नई फिल्म आती थी तो पहले दिन ज़रूर देखता था मैं। तो यही है सर। आफ्टर लाइक डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स इनटू द बिजनेस, क्रिएटिंग अ माइलस्टोन एंड impacting lot of people around the like India globally, फिर आप ऑथर का कैसे एकदम से आई सर चीज़ें माइंड में कि ऑथर? बस वही है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, तो उसी में आता है कि भाई कुछ करो। तो मैं जब कोविड हुआ तो उन दिनों मैं दिल्ली में नहीं था, मैं यहाँ से चला गया, गोवा में रह रहा था अपने घर में, और मेरा जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके साथ मैं काफ़ी टाइम बिताता था। तो वन डे इन द इवनिंग आई यूज्ड टू टेल स्टोरीज एट बेड टाइम। बड़ा मज़ा आता था उनको भी और मुझे भी। तो जो मेरा एल्डर ग्रैंड चाइल्ड है उसका नाम है अरहान। तो अरहान ने बोला कि भाई यू आर one day he said कि you tell me some stories about your life. So I started telling him stories about my life, कि मैं चाइना गया, वहाँ क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ। तो इसी तरह उसको बहुत सारी मैं कहानियाँ सुनाता रहता था। तो जब मैंने सोचा कि देखिए, जब मैं अपने ग्रैंडचाइल्ड को अपनी पूरी स्टोरी सुना रहा हूँ, दुनिया को क्यों ना सुनाऊँ। तो इसलिए टाइम भी था और इसलिए मैंने किताब लिखनी शुरू करी। सर आज की डेट में वी आर लुकिंग लाइक लॉट ऑफ ब्रांड्स दैट सेज दैट दे आर मेक इन इंडिया वाली जो वर्किंग है, बट व्हाट दे आर डूइंग इज कि चाइना से मैक्सिमम लेके आ रहे हैं और जस्ट यहाँ पे जस्ट दे आर जस्ट स्क्रूइंग अप द थिंग्स एंड लेबलिंग दे ब्रांड। उनका कईयों का तो ब्रांड नेम भी वहीं से प्रिंट हो गया। बिल्कुल। तो एक्चुअली व्हेन हमारे जो हेड ऑफ द कंट्री, लाइक जिनको हम कि हम बात करें, तो उन्होंने ओपनली सबको ये बोला कि आई वांट एंड आई विश कि जितनी इंडियन कंपनीज़ हैं वो आगे आएँ, वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करें और आप आके कोई ना कोई प्रोडक्ट्स पे काम करो। आप बताओ गवर्नमेंट को कि लाइक व्हाट यू वांट और समथिंग, सो वॉट एवर द गवर्नमेंट वुड बी एबल टू डू फॉर यू, इट विल डू। उसके बाद में अगर ऐसी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं वो बैकफायर होता है सर गवर्नमेंट के पार्ट पे भी,
क्योंकि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करना चाह रही है बट आप इनडायरेक्टली कॉस्ट कट के चक्कर में इस तरीके से कर रहे हो. हाउ डू यू सी दीज थिंग्स? देखिए, जब हमने HCL शुरू किया था तो कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट अलाउड नहीं था 1976 में. तो हमने जब अपना पहला कंप्यूटर बनाया तो सब कुछ हमने खुद किया. मदरबोर्ड बनाया, कंपोनेंट्स खरीदे, डिज़ाइन खुद किया. उन दिनों कंप्यूटर सिमुलेशन भी नहीं होता था, तो हम लोग बैठ के मैकेनिकली बनाते थे चीज़ें, वायर्स जोड़ जोड़ के. तो जब हमने पहला अपना कंप्यूटर बनाया और उसी टाइम हमको पता चला, बहुत सालों बाद पता चला कि अराउंड द सेम 1977 व्हेन वी क्रिएटेड आवर फर्स्ट कंप्यूटर, एप्पल क्रिएटेड इट्स फर्स्ट PC. तो एक तरह से एप्पल इज कॉल्ड अ लीडर. और हम लोग तो लीडर को हमको पता ही नहीं था कि हम लीडर हैं. हम तो छोटे से कंट्री में बैठे हुए थे, कुएं के अंदर, पता ही नहीं था क्या हो रहा है. सो इस तरह से हमने जिंदगी शुरू करी कि खुद को बनाए, खुद प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसको ब्रांड करो, फिर उसको बेचो. तो हमने वहां से सीखा कि रियल मेक इन इंडिया क्या होता है. जो मेक इन इंडिया है उसको अलग अलग ढंग से लोग सोचते हैं. और इसीलिए मैं कभी कभी ये बोलता हूं कि ये स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी आप मत करिए. मैं वर्ड इसीलिए यूज करता हूं, एक्चुअली बहुत सारे लोग स्क्रू ड्राइवर ना भी कर रहे हो, फिर भी मैं ये वर्ड यूज करता हूं कि उनको आई मस्ट एग देम ऑन टू डू समथिंग डिफरेंट. बिकॉज व्हाट डज दिस कंट्री नीड? द कंट्री नीड्स प्रोडक्ट्स दैट आर डिजाइन्ड एंड मेड इन इंडिया, नॉट जस्ट मेक इन इंडिया. एंड where you go to China, pick up a product, put a logo on it and बेच दिया, वो ट्रेडिंग मेंटालिटी जो आ गई है कंट्री में, उसको हमें दूर करना है. क्योंकि अगर हम ट्रेडर ही रहे तो हमको तो कोई ना कोई कंट्री कंट्रोल कर लेगी एक दिन. जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेडिंग के लिए आई, हमारे माई बाप बन गए. एक दिन चाइना हमारा माई बाप बन जाएगा. तो हमको इसको अलाउ ही नहीं करना चाहिए. अगर आप हमारे एरिया में देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, कंप्यूटर्स में देखें, तो जितना सॉफ्टवेयर है वो अमेरिकन है, और जितना हार्डवेयर है वो चाइना है. हम लोग कुछ नहीं बनाते. दिस इज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. यू लुक एट व्हेन 76 onwards, when we came up, in that first 10-15 years, there were more than 150-200 electronics brands in this country. अब आप तो यंग हैं, आपको पता नहीं होगा. टेलीविस्टा था, वेस्टर्न था, बहुत सारे थे. इस तरह के ब्रांड्स थे इस कंट्री में. गवर्नमेंट ने एक बहुत गलत काम किया 1999 में. उन्होंने एक WTO एग्रीमेंट साइन किया, और उससे क्या हुआ कि 2005 में ड्यूटी ऑन एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT बिकेम जीरो. उस जीरो ड्यूटी से क्या हुआ कि पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ठप हो गई, क्योंकि हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं थे. हमारी मार्केट बहुत छोटी थी, हम लोग एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं थे. तो इस छोटी सी मार्केट में आप कैसे सरवाइव कर सकते हैं जब ग्लोबल ब्रांड्स आ जाएं और आपको बीट करने लगे? तो वही हुआ. वैसे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे हम थे और विप्रो थे, कुछ लोग जो हम लोग थे, वो हम लोग सरवाइव कर गए क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम था. बट जो छोटे थे, जो बहुत सारे थे, वो बंद हो गए सारे. तो इस तरह से जो गलत डिसीजन लिए गए, अब उसको रिवर्स करते करते बहुत साल लग गए. मैंने तो बहुत सारी रिपोर्ट्स लिखी इसके ऊपर, गवर्नमेंट के साथ मैंने बहुत काम किया. और मैंने करीब 20-25 साल पहले बोला था, वन डे द इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट बिल विल बी हायर देन द ऑयल बिल. वो हो गया, पर हम लोग कुछ नहीं कर पाए. अब देखिए, अब चाइना से हम लोग सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, और जितनी चाइनीज चीज़ें हम खरीद रहे हैं उससे एम्प्लॉयमेंट तो चाइना में बढ़ रही है ना, इंडिया में तो नहीं बढ़ रही. इंडिया में तो हम ट्रेडर रह गए. तो ये हमको जो कॉन्सेप्ट है बदलना है. तो इसलिए मैं कभी कभी बड़े हार्शली बोलता हूं कि आप लोग तो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर करते हैं. एक्चुअली स्क्रू ड्राइवर ना भी करें, पर वो कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करते इंडिया में. वो लोग क्या करते हैं कि चाइना से लाते हैं इंडिया में, कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं. इन किसी केस में तो पूरे किट्स आते हैं. उन किट्स को लेके ये लोग असेंबल करके और बेच देते हैं. पर अगर आप किट से भी शुरू करें, कोई बुरी बात नहीं है, पर आपको धीरे धीरे इंडिया में डिजाइन करके, वैल्यू ऐड करके अपनी कंट्री को एक प्रोडक्ट नेशन बनाना है. अगर हम लोग पूरे टाइम असेंबलर रह गए तो प्रोडक्ट नेशन कैसे बनेगा?
तो अभी तक हमारा जो फोकस रहा है कंट्री में वो सर्विसेज पे रहा है। अब सॉफ्टवेयर सर्विसेज बनी और इतना बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, ग्लोबल ब्रांड बना इंडिया, इतने बड़े बड़े कंपनीज बन गई। अब $300 बिलियन की पूरी इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर की, उसके बिना ये कंट्री सर्वाइव ही नहीं कर पाती। पर अब समय आ गया है कि हमें इससे आगे बढ़ना है। वी मस्ट नाउ मूव फ्रॉम सर्विसेज टू प्रोडक्ट्स। अब मैं बड़े सालों से यही बोल रहा हूं। मैं कभी कभी लोगों को परेशान करने के लिए बोलता हूं कि आप तो स्क्रू ड्राइवर करते हो। एक्चुअली वो शायद ना भी करते हो, कोई बात नहीं, पर मैं यही कहना चाहता हूं कि आप 2% पे काम मत करिए। स्क्रू ड्राइवर आप करेंगे, आपको मैक्सिमम 2 से 4% का मार्जिन बनेगा आपका। पर अगर आप डिजाइन करेंगे तो आपका मार्जिन 30% हो जाएगा। अगर आप ब्रांडिंग करेंगे तो आपका मार्जिन 50% भी हो जाएगा। तो कब तक हम लोग ये 2-4% ट्रेडर टाइप कंट्री बने रहेंगे? इससे हमें आगे बढ़ना है और बड़े अच्छे से हमें डिजाइन करके बना के प्रोडक्ट नेशन बनाना है और इसी से हम लोग कंट्री की वैल्यू इंक्रीज कर पाएंगे। अगर आप देखें आज हम लोग मिडिल इनकम कंट्री हैं। सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इंडिया इज अ मिडिल इनकम कंट्री एंड इट्स कॉट इन अ मिडिल इनकम ट्रैप। उसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारे जो लोग हैं वो $2,600 पर पर्सन पे बैठे हुए हैं। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होता। इसी लेवल पे कोरिया था, इसी लेवल पे ताइवान था, इसी लेवल पे चाइना था। कोरिया कहां पहुंच गया? 9,000 पे पहुंच गया, हम लोग 2,600 पे पड़े हुए। क्यों बढ़ा? क्योंकि उन लोग ने इनोवेशन करना शुरू किया, R&D में पैसा लगाया, डिजाइनिंग में पैसा लगाया, वैल्यू इंक्रीज की। हर प्रोडक्ट की मार्जिन जो है वो 2 से 40 से 50% हुई। जब तक ये लेवल हम पहुंचेंगे नहीं तो हम लोग 2,600 पे ही बैठे रहेंगे। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है कि आज का यूथ ये समझे कि ये जो आसान काम है वो मत करे। थोड़ा सा मेहनत करके डिजाइन करके प्रोडक्ट बनाएं, ब्रांड बनाएं। ग्लोबल ब्रांड आज कितने हैं इंडिया के जो लोगों को पता है? नहीं पता सर, किसी को कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल 8-10 सही कह रहे है मुश्किल से, हो। वो भी सॉफ्टवेयर ब्रांड्स हैं, हार्डवेयर ब्रांड्स तो है ही नहीं। अगर आप देखें पिछले 10 साल में और जो हमारे इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कि आज तो आप ब्रांड्स बना सकते हैं और आप अपना मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं। आपके पास हर तरह की स्कीम्स दी गई हैं। PLI स्कीम है, डिजाइन स्कीम है, कंपोनेंट स्कीम है, सेमीकंडक्टर स्कीम है। ये सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर रही कि आप उसको स्क्रू ड्राइवर करते रहें। गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि आप उसकी वैल्यू इंक्रीज करिए और कंपोनेंट्स बनाइए, इंडिया में हर चीज बनाइए। लाइक अभी आपने एक चीज़ बोली दैट जो सेमीकंडक्टर्स की और जो हम लोग अभी डिज़ाइनिंग की बात कर रहे थे। सो कुछ टाइम से वी आर सीइंग अ ट्रेंड कि पहले लोग चाइना जा रहे थे, वहाँ से इंपोर्ट हो रहा था। उसके बाद में जैसे अभी हमारी जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उसमें यू सेड दैट कोरिया ने इतना, खुद ने कोरिया एज अ कंट्री ने इतना इम्प्रूवमेंट करा है। बहुत ज्यादा लोगों ने चाइना गए, वो चाइना से पहले इंपोर्ट करा, चाइना के बाद में जब गवर्नमेंट का थोड़ा सा सख्ती हुई तो पीपल शिफ्टेड टू कोरिया। अच्छा, कोरिया में वही प्रोडक्ट या सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट बहुत बेटर फिनिशिंग में आपको मिल रहा है विथ सम काइंड ऑफ अ डिज़ाइन चेंज और मे बी समथिंग फैंसी। और सो हम लोग देखते हैं लॉट ऑफ कोरियन ब्रांड्स दे हैव मेड देयर स्पेसेस इनटू द इंडियन मार्केट ड्यू टू दिस। और लोगों के माइंड में एक चीज़ आ चुकी है कि कोरियन ब्रांड है तो क्वालिटी है। सही बात है, ये और है भी, ये फैक्ट भी सही बात है। हाँ, देखिए ऐसा है कि चाइनीज ब्रांड्स जो हैं वो किसी तरह बुरे नहीं हैं। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छे ब्रांड्स बनाए हैं। पर उनके कंट्री में एक बहुत बड़ी चीज हुई है, वो ये कि वो लोग ने डिजाइन में बहुत काम किया है। तो शुरू में चाइना क्या करता था कि कॉपी करता था, चोरी करता था डिजाइन, वो सब बंद हो गया।
पिछले 10 साल से चाइना हैज बिकम अ प्रोडक्ट कंट्री विद वेरी हाई क्वालिटी। पर एक चीज है चाइना में, वो ये कि उनके यहाँ 4 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ट्रू। एक हाईएस्ट क्वालिटी है, एक लोअर क्वालिटी है। लोअर क्वालिटी भी बुरा नहीं है, पर हमारे ट्रेडर जो हैं वो जाके लोअर क्वालिटी लेके आते हैं और उसको ब्रांड करके बेच देते हैं। कोई नुकसान नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि हम खुद सीख तो कुछ भी नहीं रहे ना। हम अपनी कंट्री के लिए कर क्या रहे हैं? सिर्फ पैसे बना रहे हैं। ये तो नहीं कि हम कोई ब्रांड बना रहे हैं, कुछ डिजाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अगर आप सबसे बड़ी चीज हमारी कंट्री में देखें, वो है क्या? व्हाट इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ एज अ कंट्री? आवर ब्रेन्स। यस। उसको हम यूज नहीं कर रहे। ये तो अंडर यूटिलाइजेशन है। क्यों नहीं कर रहे यूज? हमें करना चाहिए। इफ वी वांट टू लुक एट एनी कंट्री टुडे, इंडियंस आर रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली as very brainy people. Yeah, and that too, sir, with a lot of, they have seen with lot of respect. Lot of respect. Yes. हमारे प्रोफेशनल्स को जो अमेरिका में रिस्पेक्ट मिलती है वो अमेजिंग है। तो अगर आप देखें, माइक्रोसॉफ्ट अच्छा चल रहा था, अमेरिकन चला रहे थे। एक इंडियन ने टेक ओवर किया, माइक्रोसॉफ्ट नीचे गिरा हुआ था, बुरा हाल था उनका। नडेला ने उसको बदल दिया और उसकी जो प्रॉफिट्स हैं, पोजीशनिंग है, मार्केट कैप है, सब इंप्रूव हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हमारा जो इंडियन ब्रेन है और इंडियन माइंड है वो रिकॉग्नाइज्ड है ग्लोबली, और उसको हमें फायदा उठाना चाहिए। इसीलिए हमें इस कंट्री का सबसे बड़ी चीज जो है वो ब्रेन यूज करना है, और हम यूज नहीं कर रहे। ये तो गलत बात है। वी आर अंडर यूटिलाइजिंग आवर कैपेबिलिटी। अगर आप सेमीकंडक्टर्स में भी देखें, मैं बहुत बार बोलता हूं ये कि हमने जाके मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और उस एरिया में हमारी कैपेबिलिटी बहुत कम है। हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी वो कैपेबिलिटी। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें डिजाइन भी करना चाहिए कि हम चिप्स को इंडिया में डिजाइन करें और उसी को मैन्युफैक्चर करें। तो गवर्नमेंट ने एक डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम बनाई थी, उसमें करीब 25-30 लोगों ने फायदा उठाया उसका, और करीब 8-10 अच्छी कंपनी बन गई। पर वो 8-10 से हमारा काम नहीं होगा। हमारी कंट्री तो बहुत बड़ी है, हमारे पास कोई 200, 300, 400 फैबलेस कंपनीज होनी चाहिए जो डिजाइन करें और फिर फैब को फीड करें। चाइना में आप जाएंगे तो आपको हर सिटी में 15 डिजाइन कंपनी मिल जाएंगी। तो हम लोग कुछ 8-10 लोग एक बार जुटे थे करीब 2-2.5 साल पहले, और हम लोग ने एक ग्रुप बनाया, उसको हम बोलते हैं विश्वमित्र पॉलिसी ग्रुप। और हमने मिलके, काफी लोग टेक्निकल थे उसमें, इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, और हम सब ने मिलके एक प्लान बनाया कि भाई इंडिया को अब सर्विसेज से प्रोडक्ट की तरफ जाना है, और हमें ये 2600 से 10,000 $15,000 पर पर्सन ले जाना है। तो जब हमने सबसे बड़ी वीकनेस यही देखी कि हम लोग एज अ कंट्री वी डू नॉट इन्वेस्ट इन R&D। हम लोग सब लोग टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर करके काम चला रहे हैं। ये तो गलत बात है। इतनी बड़ी कंट्री है और इतनी बड़ी मार्केट है और इतना कैपेबिलिटी है, स्किल्स है और इतना ब्रेन पावर है, हम लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे। उस ब्रेन पावर का फायदा सॉफ्टवेयर कंपनीज ने उठाया और दुनिया में जाके हंगामा मचा दिया कि भाई $300 बिलियन का एक्सपोर्ट कोई कमाल की बात है ना। 25, 30, 40 साल में हुआ, पर हमने उसके बाद कुछ नहीं किया। और तो जब हम लोग ने इसके बारे में बातचीत करी तो गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों से हमने साथ लाए, उनको टॉप सेक्रेटरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, उनको भी हमने बातचीत करी। और शुरू से हम लोग यही बोलते रहे कि भाई प्राइवेट सेक्टर को R&D में घुसना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट में ही R&D होती है, और जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही कोरिया में हुआ, R&D से ही कोरिया बढ़ा। अब जैसे एक दिन मैं आपको कहानी सुनाऊं, छोटी सी कहानी है, वो ये कि सैमसंग के मैनेजमेंट ने बोला कि हम लोग को एक इस तरह का यूनिक प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे लोग किचन में चीजें गर्म कर सकें। तो अवन बना,
माइक्रोवेव ओवन बना। अब उन्होंने क्या किया कि चैलेंज दिया सैमसंग में कि भाई आप एक ओवन को 3 महीने में बना के दिखाइए। अच्छा। तो बहुत सारे लोग जुट गए उस पर। एक तरह से मैंने सुना है कि एक टेंट लगाया गया वहां और उस टेंट में लोग काम करने लगे और उन्होंने बनाया। तो हमने क्या किया कि जब ये ग्रुप हमने फॉर्म किया तो हमने जाके गवर्नमेंट से बहुत बात करी इसके बारे में, और इसका हमने को खुद एक्सपीरियंस था। तो मैं वो भी कहानी बताना चाहूंगा कि जब कोविड हुआ तो बोला कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, और जितने लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया क्योंकि सब कंट्रीज में बुरा हाल था। हमारी कंट्री में पीपीई बनने चाहिए, अपनी वैक्सीन बननी चाहिए और अपने वेंटिलेटर बनने चाहिए। तो उनने सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज किया। तो आईआईटी कानपुर में जो डायरेक्टर थे प्रोफेसर करंदीकर, वो आजकल तो साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हो गए, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बुलाया और बोला देखो भाई, आप लोग में से कोई भी आके कोई भी स्टार्टअप बनाए, वेंटिलेटर का अगर वो काम करे मैं उसको सपोर्ट करूंगा। तो क्या हुआ कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने एक रोबोटिक्स की कंपनी शुरू करी हुई थी, वो जाके काम करते थे जिससे जो हमारे सोलर पैनल्स हैं उसमें वो रोबोट्स लगा के उसको साफ करवाते थे। तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी बनाई थी। तो उस कंपनी का नाम था नोकार। अब नोकार के जो बच्चे थे बड़े स्मार्ट थे, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया डायरेक्टर साहब को कि हम बनाएंगे वेंटिलेटर। तो उन्होंने बोला कितना टाइम लगाएंगे आप? सब 90 डेज में हम लोग बना लेंगे। सोच लीजिए 90 डेज में वेंटिलेटर बनाएंगे। तो उन्होंने चैलेंज ले लिया। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ लोगों को, हम लोगों को फोन किया और बोला कि आप इनको हेल्प करिए। तो हम लोग करीब बढ़ते 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 30 लोग जुट गए इस पे। वाह। और हम 30 के लोग जो थे, हम लोग हर दिन फॉर 90 डेज वी यूज्ड टू मीट एट 12 o'clock एवरी डे ऑन जूम, क्योंकि हम ट्रैवल तो कर नहीं सकते थे। दैट वाज फिक्स्ड। ओके। 1-1.5 घंटा हम लोग डिस्कस करते थे इन बच्चों के साथ, और हर दिन इनके साथ प्रोग्रेस हम लोग इवेल्युएट करते थे। क्या किया आपने, क्या प्रॉब्लम आ रहा, आप बताइए, क्या हेल्प चाहिए। तो इन्होंने बोला हमारे कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे। हम लोग, कुछ लोगों ने फ़ोन करके सिंगापुर से मंगवाए कंपोनेंट्स। हमारे एक गवर्नमेंट में एक लेडी थी, उनको मैंने फ़ोन किया, देखिए हमारे को कंपोनेंट्स नहीं मिल रहे, आप कुछ हेल्प करिए। उन्होंने जाके सिंगापुर में एम्बेसडर से बात करी कि ये जल्दी से भिजवाइए। तो इस तरह की चीज़ें हमने उनके लिए एनेबल करी। 90 डेज में हमने एक वेंटिलेटर बनाया। दैट इज अमेजिंग अचीवमेंट। देखिए, अब वो 90 डेज में नोकाक का जो वेंटिलेटर बना, और हम लोग सब उस दिन हम लोग ने सेलिब्रेट किया कि भाई हमने वेंटिलेटर बना दिया, और हमने जाके गवर्नमेंट को दिखाया, एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड इट। विद इन द नेक्स्ट 1 year, 1.5 years, दे सोल्ड 3000 वेंटिलेटर्स। वाओ। तो पूरी की पूरी कंपनी बन गई एक तरह से। बिल्कुल। हाँ, और कंट्री की डिमांड पूरी हो गई। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं अगर आप कोशिश करें तो। मैं तो यही लोगों को बोलता हूँ, यूथ को यही बोलता हूँ। मैं तो बहुत स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ। मैंने करीब 70-80 स्टार्टअप्स में खुद इन्वेस्ट किया है। उनको कभी कभी मेंटर भी करता हूँ, हेल्प भी करता हूँ। बट अगर आपके पास एक चीज है, वो है एस्पिरेशन। अगर आपके पास एस्पिरेशन है, यू कैन अचीव एनीथिंग। ये मेरे गुरु होते थे मेरे मिशिगन में, एक डॉक्टर सीके प्रहलाद, बड़े फेमस स्ट्रेटजिस्ट थे। तो वो बोला करते थे ए इज ग्रेटर देन आर। व्हाट डज दैट मीन? ए स्टैंड्स फॉर एस्पिरेशन, आर स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेस। तो अगर आपके पास एस्पिरेशन है, रिसोर्सेस बन जाएंगे, फिक्र मत करिए। वही हुआ HCL में। हमारे पास क्या था? 1.86 लाख से शुरू किया हमने HCL। लाइसेंस चाहिए होता था, पैसे नहीं थे, आदमी नहीं थे, कुछ नहीं था, लाइसेंस नहीं था, सब मिल गया। 1.86 लाख से हमने शुरू किया। आज क्या साइज है इस कंपनी की हमारी? $15 billion। वी हैव 300,000 एम्प्लॉइज। तो इसको ए इज ग्रेटर देन आर की स्टोरी हुई ना।
और इसीलिए जब मैंने किताब लिखी अपनी, तो मैंने उसका नाम भी एस्पिरेशन के ऊपर ही बनाया, जस्ट एस्पायर. इफ यू एस्पायर थिंग्स विल हैपन. How is a good company different from a great company, if we say? Like, Great company is built around people. If you care for people and you set very difficult targets for people, what I call audacious targets. So if you create audacious targets, people perform. If you give them useless targets कि भाई आपको पता है ये कर लेगा, तो कोई फायदा ही नहीं है, फिर कोई चैलेंज ही नहीं है उसके लिए. तो जो ग्रेट कंपनीज होती हैं उसमें परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि आप परफॉर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा. तो कहीं कहीं तो हम लोग ने जब शुरू किया था HCL, हम लोग हमारी एक स्कीम होती थी, सीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्कीम. उसमें जाके हम लोग मैनेजमेंट स्कूल वगैरह से, कॉलेजेस से लोगों को लेते थे और उनको बोलते थे कि 18 महीने में आपने आइदर यू आर 0 और यू आर 1, बाइनरी. इफ यू आर 1 यू हैव अचीव्ड योर टारगेट्स, इफ यू हैव नॉट अचीव्ड योर टारगेट्स यू आर 0, एंड इफ यू आर 0 यू हैव नो प्लेस इन माय कंपनी. तो बड़ा टफ, एक बड़े टफ ढंग से हम लोग लोगों को बनाते थे. और उस प्रेशर में जिस तरह से लोग सीखते थे, जैसे हमने 90 डेज में वेंटिलेटर बनाया, बिल्कुल. अगर हम उसको बोलते कि आप 1 साल में ले, वो 1 साल में बनता, 90 डेज में नहीं बनता था. पर जो हमने टारगेट दिया वो 90 डेज में था ना, उसकी जरूरत थी 90 डेज में. तो अगर आप लोगों को प्रेशर डाल के और बोलें कि भाई ये करना ही है, इसी टारगेट से हम आगे बढ़ेंगे, उसी तरह बड़ी कंपनी बनती है, ग्रेट कंपनी बनती है. अब ऐसा हमें जब हुआ कि हम लोग शुरू में टेलीकॉम में घुसना चाहते थे. ओके. हम लोग एयरटेल की तरह एक कंपनी बनाने चाहते थे कि HCL टेलीकॉम हम बनाना चाहते थे, क्योंकि हम कंप्यूटर बनाते थे तो हमको तो इसके बारे में सब कुछ पता था, नेटवर्किंग के बारे में पता था. तो हमने कहा चलो सर्विसेज की भी काम करते हैं. तो हमने गवर्नमेंट में अप्लाई किया, हमको चेन्नई का लाइसेंस मिल गया. जब भारती को दिल्ली का लाइसेंस मिला, हमको चेन्नई का मिला. तो जब मिला तो उसमें एक कंडीशन डाली थी गवर्नमेंट में कि आपके पास एक ग्लोबल पार्टनर होना चाहिए, क्योंकि उन दिनों कैपेबिलिटी बहुत कम थी इंडिया में टेलीकॉम की. तो हमारा पार्टनर था सिंगापुर टेलीकॉम. तो हमने उनके नाम से एक पूरा प्रपोजल बनाया. मेरे को याद है जब उसका टेंडर हमने भरा तो करीब 4 ट्रक्स में गया था वो. 4 ट्रक्स में भर भर के, इतने बड़े बड़े पेपर होते थे उन दिनों. इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेप्ट नहीं होता था, सॉफ्ट कॉपी एक्सेप्ट नहीं होती थी. ओके, हार्ड कॉपी चाहिए हर चीज के लिए. और इतने सारे ट्रक भर के हमने टेंडर भेजा. अब टेंडर तो भर दिया हमने, हमको मिल भी गया. वी वन इट. जब व्हेन वी वन इट, एट दैट टाइम सिंगापुर टेलीकॉम सेड, भाई वी आर वेरी बिजी इन चाइना, हमारे पास बहुत बिजनेस है, हम आपके साथ नहीं काम कर सकते. तो वी लॉस्ट इट. अब वो लाइसेंस मिलके फिर भी चला गया हमारे हाथ से. तो अब क्या करें? तो कुछ तो करना चाहिए ना. तो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप्स के लिए भी, पिवट करिए. पिवट करिए, अपनी एडजेसेंट एरिया में पिवट करिए. तो अगर आपके पास कुछ है, उसके साथ वाली चीज में इन्वेस्ट करिए, आगे बढ़िए. तो हमने सोचा चलो अगर सर्विस नहीं कर पाए तो प्रोडक्ट करते हैं. तो हम जाके मोटरोला से बात करी और हमने बोला उनका फोन हम इंडिया लाना चाहते हैं. वो बनी नहीं कहानी. फिर हम नोकिया के पास गए, नोकिया एग्रीड और हम नोकिया को इंडिया में लेके आए. अब इंडिया में नोकिया लाने से हम एटलीस्ट टेलीकॉम बिजनेस में तो घुस गए. बिल्कुल. पर नोकिया का तो नाम किसी को पता ही नहीं था इंडिया में. कोई जानता ही नहीं था कि नोकिया होता क्या है, क्योंकि नोकिया जो फिनलैंड में थी, हाँ. वो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं थी, वो लकड़ी में थी. तो हम लोग जब उसको यहां लेके आए, किसी को पता नहीं था. तो हमने क्या किया, जब नोकिया को हम लोग लेके आए तो हमने रियलाइज किया कि एक तो नोकिया के जो प्रोडक्ट था वो बहुत बड़ा था, एक उसको ब्रिक बोलते थे हम लोग, इतना मोटा था, बड़ा था. दूसरा उसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी. और तीसरा कंट्री में जो इकोसिस्टम था वो गलत था.
उन दिनों क्या होता था कि गवर्नमेंट ने बोला था कि कॉलिंग पार्टी पेज। अब आप सोच लीजिए, आप फोन कर रहे हैं, आपको पे करना पड़ेगा, गलत। दूसरी चीज, जो ड्यूटीज थी और टैक्सेस थे वो बहुत हाई थे, और प्रोडक्ट की प्राइस भी बहुत ज्यादा थी। तो हम लोग ने सोचा कि चलो जिस तरह से हमने कंप्यूटर में शुरू किया था, फोन में भी करते हैं। तो हमने कंप्यूटर में क्या किया था कि एक एसोसिएशन शुरू करी थी, मेट करके, और उसके हम फाउंडर मेंबर थे। तो जब फोन का हमने काम शुरू किया तो हमने वहां भी एक एसोसिएशन बनवाई, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एसोसिएशन की बात सुनती है, इंडिविजुअल कंपनीज की बात नहीं सुनती है। और वो सही बात भी है, क्योंकि दे शुड बी प्रॉपर्ली रिप्रेजेंटेड। तो हमने एक ICA करके एक एसोसिएशन शुरू करी, वी वो फाउंडर मेंबर्स, और उसके बेसिस पे हमने जाके सब जगह वैट कम करवाया, टैक्सेस कम करवाए, ड्यूटीज चेंज करवाई, AGR बदलवाया, रूल्स बदलवाए। 2-3 साल में हमारे ये इकोसिस्टम बन गया। पर हमारी प्राइस बहुत ज्यादा थी, तो हम लोग के प्रोडक्ट बहुत ही कम बिकता था। महीने में 10-15 बिक गए तो खुश रहो। सो 95-96 में हमने शुरू किया था। तो करते 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 हमारे कुछ पैसे नहीं बन रहे थे, नुकसान ही हो रहा था। तो फिर मैं उसमें कोई खास इंटरेस्ट लेता नहीं था कि भाई, इट वॉज प्रॉब्ली लाइक अ सेकेंड डेसिमल प्लेस फॉर मी, तो व्हाई बॉदर। सो वन डे नोकिया की एक टीम आई और उन्होंने बोला कि भाई, वी वांट टू मीट योर चेयरमैन। तो लोग मेरे पास आए, तो मैंने कहा भाई देखो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ। कहते नहीं नहीं साहब आइए, क्योंकि हमने अब पूरा इकोसिस्टम बना लिया है, अब बात देखते हैं, इनके साथ बात करते हैं। तो मैं गया मीटिंग में और मैंने बातचीत करते करते बोला, देखिए साहब, आपकी प्राइसिंग बिल्कुल गलत है। इंडिया की जो बाइंग पावर है वो बहुत कम है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट को देखें, ओरेकल को देखें, सबने अपनी प्राइसेस इंडिया के लिए एडजस्ट करी है बाइंग पावर के बेसिस पे। तो आप भी नोकिया की बाइंग प्राइस चेंज करिए इंडिया के लिए। तो हड़बड़ा गए, कहने कैसे कर सकते हैं, पूरी दुनिया में हम लोग इस प्राइस पे बेचते हैं, आपके यहाँ प्राइस अलग कैसे हो सकती है। मैंने कहा देखिए भाई, अगर आपको इंडिया की मार्केट खोलनी है तो करना पड़ेगा। तो उन दिनों 16,000 का प्रोडक्ट होता था। तो उन्होंने बोला क्या प्राइस चाहिए आपको इस इंडिया की। तो मैंने कहा 9,900। एक तरह से बाटा प्राइस की बात करी। मैंने कहा देखिए 10,000 से कम होना चाहिए, क्योंकि मेंटली लोग जो हैं 10,000 से कम होगा तो इम्पैक्ट करते हैं, इम्पैक्ट करेगा। तो कहते साहब ये तो हो नहीं सकता, एनीवे वी विल कम बैक टू यू। 4 हफ्ते बाद दे एग्रीड। तो उन्होंने बोला साहब आप कितना बेचेंगे इस प्राइस पे। तो हमने एक फिगर दिया उनको, कहते ठीक। तो 4 महीने में हमने उस फिगर से बहुत ज्यादा बेचा। ओके। तो बहुत खुश हुए। तो द होल मैनेजमेंट टीम केम टू दिल्ली, और ओबरॉय में, मेरे को याद है ओबरॉय के जो टॉप फ्लोर था वहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था। वी आर ऑल सेलिब्रेटिंग कि भाई बहुत अच्छा काम हुआ। और करते करते फिर 1-1.5 घंटे बाद उन्होंने बोला साहब बैठते हैं, थोड़ी बात करते हैं कि आगे क्या करना है। सो दे सेड मिस्टर चौधरी व्हाट नेक्स्ट। तो मैंने कहा देखिए भाई, हमने जो करना था वो हमने आपको करके दिखा दिया, आपने रिजल्ट्स भी देख लिए। पर एक चीज और करेंगे कि इस कंट्री में हमें भारती के साथ नहीं बेचना है। उन दिनों क्या होता था कि बंडल करके बेचा जाता था, फोन अलग से नहीं बिकता था। अगर आपको फोन चाहिए था तो आप भारती के पास जाते, तो भारती आपको सर्विस और फोन एक साथ बंडल करके बेचता था। तो हमने बोला ये मॉडल आप बदल दीजिए, इसको हम इंडिया में अलग से बेचेंगे। दूसरी चीज, आप हमें 6,600 रुपीज का भी प्रोडक्ट दीजिए। तो हम 2 प्राइस मॉडल्स पे आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ी देर ऐसे बात करते करते दे एग्रीड। वी नेवर सॉ that kind of sales that happened after that. What we used to sell in 1 month, we were selling in a day. In a day? In a day. Wow. And then I introduced a different concept in the company for sales. मैंने सारे सेल्समैन को डेली टारगेट्स दिए। पहले क्या होता था, क्वार्टरली टारगेट्स होते थे कि
आप 45 दिन में 90 दिन में इतना बेचेंगे। मैंने कहा ये सब बदलो, अगर हमें नंबर्स चाहिए तो हमें ODI मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। तो ODI मॉडल क्या? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट का फंडा। मैंने कहा रन रेट होना चाहिए दिन का। तो उस रन रेट के बेसिस पे हमने सबको टारगेट्स दे दिए कि आप मद्रास वाले का रन रेट इतना है, कलकत्ता वाले का रन रेट इतना है, क्योंकि हर कंट्री, हर सिटी डिफरेंट थी। They used to report daily targets, and after that, the market completely changed. Finally, we ended up with 80% market share. 80%. 80% market share, which was the highest in the world. हमारी इतनी इज्जत होती थी नोकिया में उन दिनों, we were their largest customer. तो जब मेरे को फिनलैंड बुलाया जाता था चेयरमैन से मिलने, तो हम जब एयरपोर्ट पे लैंड होते थे, हमारा पासपोर्ट वो लोग ले लेते थे, VIP ट्रीटमेंट मिलती थी हमें, और हमको सीधे टॉप होटल में रहते थे हम लोग जाके, और अगले दिन सुबह हमको चेयरमैन के साथ मीटिंग होती थी। इस तरह से हमको इज्जत मिलती थी, लार्जेस्ट कस्टमर इन द वर्ल्ड। और हमारा जो बिजनेस साइज था वो 500 करोड़ 600 करोड़ से 8,000 करोड़ चला गया। 8,000 करोड़। 8,000 करोड़। तो ये कहानी बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरह से मार्केट बनाई जाती है, क्योंकि हमारा जो मॉडल था उसके ऊपर कुछ किताबें भी लिखी गई, और एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं रामचरण, उन्होंने कहानी अपनी किताब में भी लिखा है कि इन इंडिया HCL फॉलोड द सेलिंग ऑफ फोन्स लाइक सोप्स, like Hindustan Lever sells Lux, that's the way HCL was selling Nokia. और उस कॉन्सेप्ट से हमने बिजनेस बनाया। पर सैडली इसके बाद नोकिया गिर पड़ा। Yes. क्यों गिरा? क्योंकि हम नोकिया ने मार्केट की आवाज नहीं सुनी। The smartphone नहीं, स्मार्टफोन तो बना लिया था उन्होंने, बहुत आगे थे वो लोग, पर सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी कि जब इंडिया में वो एक उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को लाइसेंसेस दे दिए। तो जितने नए वाले लाइसेंसेस वाले थे लोग, वो बोलते थे कि आप फ्री सिम ले लीजिए और आपके पास अगले 90 दिन के लिए फ्री है। तो डबल सिम का एक मॉडल शुरू हुआ इंडिया में। उसको चीनी लोगों ने पकड़ लिया, और जो हमारे माइक्रोमैक्स वगैरह थे वो चाइना गए, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनवाया, डबल सिम का प्रोडक्ट बना के ले आए। तो भारतीय लोग तो बड़े स्मार्ट होते हैं, तो सारे भारतीय लोग अब डबल सिम खरीदने लगे। जो उनके पास फोन नंबर था भारतीय का वो लगा लिया, और एक और एक्स्ट्रा चिप लगाया जो फ्री था। तो जो कॉल्स आते थे वो एयरटेल पे आते थे, और कॉल जो जाते थे वो फ्री थे। वाह। तो वो मार्केट जो बनी डबल सिम की, नोकिया के पास उसके पास जवाब ही नहीं था। और दूसरी मिस्टेक करी कि उन दिनों गूगल ने एंड्रॉयड शुरू किया पूरी दुनिया में, नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट ले लिया। यस। माइक्रोसॉफ्ट फोन पे चला नहीं चला, बहुत बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ढीला चलता था। तो एंड्रॉयड को अडॉप्ट नहीं किया, मल्टी सिम नहीं किया, लॉन्ग लाइफ बैटरी नहीं बनाई, तो उससे मार्केट शेयर गिरने लगा। और जब उनके चेयरमैन यहां आए तो मैंने उनको बोला कि देखिए साहब, ये चलेगा नहीं, हम लोग की मार्केट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की मार्केट बड़ी प्राइस सेंसिटिव है और स्पेसिफिकेशन सेंसिटिव है। जैसे आप बोल रहे थे ना कि लोग बड़े टेक्नोलॉजी सेवी हैं, हमारे लोग तो बहुत स्मार्ट हैं। तो उन्होंने डबल सिम खरीदना शुरू कर दिया था। तो बोले कि भाई हम लोग तो बनाते नहीं हैं। तो हमने बोला कि ऐसा करते हैं, HCL में हमारे पास डिजाइन कैपेबिलिटी है, हम दूसरों के लिए भी फोन बनाते हैं, आपके लिए भी हम डिजाइन कर देंगे। तो बोले कि नहीं साहब देखिए, वी डोंट टेक प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर्स, वी ओनली मेक आवर ओन। तो मैंने बोला कि देखिए भाई, हम चाइना चले जाते हैं, ताइवान चले जाते हैं, वहां से बना बनाया प्रोडक्ट ले आएंगे, उसको HCL नोकिया बना देंगे हम, आप ये हमको अलाउ करिए, तो हम मार्केट तो ले लें। नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। नॉट इन्वेंटेड हियर एक कॉन्सेप्ट होता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो बदलना नहीं चाहती। नॉट इन्वेंटेड सिंड्रोम के चक्कर में नोकिया गिर गया। तो इतना बड़ा मार्केट, 8,000 करोड़ का बिजनेस खत्म कर दिया।
धीरे 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 4-5 साल में 2000 रह गया, फिर 1000 हो गया ऐसा ही हुआ। अभी तो करंटली नोकिया इज इनटू ओनली नेटवर्किंग पार्ट। नहीं अब फोन है पर But वो बहुत उनका कम नहीं है। है, उनका नहीं है, हम्म, वो किसी ने उनका ब्रांड खरीद लिया ओके। और वो चला रहे हैं। HDMI कंपनी का चल के, क्या ऐसे ही कुछ नाम है, HDM करके कंपनी है, उन्होंने उसका ब्रांड खरीद लिया, उस ब्रांड पे बेचते हैं, पर कुछ छोटा मोटा बिकता है। हमारा तो ये ड्रीम होना चाहिए इस कंट्री में, जैसे आप पहले पूछ रहे थे मेरे से, अगले 15 साल के हमारा क्या ड्रीम होना चाहिए। वही मैं उसी पे आ रहा था सर। 15 साल में हमारा ये ड्रीम होना चाहिए कि इन 15 years वी शुड वर्क ऑन 10-12 टॉप टेक्नोलॉजीज, और इन टॉप टेक्नोलॉजीज में 15 साल बाद हमारे पास 5 कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो वर्ल्ड बीटिंग कंपनीज है, अमंग टॉप 5 इन द वर्ल्ड। दैट शुड बी आवर ड्रीम। वी शुड ड्रीम बिग। अगर हम छोटा सोचेंगे तो हम छोटा ही करेंगे। तो जब हमने ये ग्रुप बनाया था तो हमने करीब 12 टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम लोग ने फोकस किया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमीकंडक्टर्स है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, AI है, ड्रोन्स है, 2-wheeler EVs है, न्यूक्लियर है। इस तरह से हमने एक लिस्ट बनाई। इन टेक्नोलॉजीज में हमें फोकस करना चाहिए और R&D करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी चीज ये करी कि एक 1 लाख करोड़ का स्कीम बनाया है, उसको बोलते हैं RDI स्कीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। ओके। अभी 5 साल पिछले हफ्ते ऑफिशियली लॉन्च किया उन्होंने। उसके पहले तो अनाउंस हो चुकी थी, काम चल रहा था उसके ऊपर। पर RDI स्कीम में उन्होंने क्या किया, बोला कि इस बार हम आप प्राइवेट सेक्टर को पैसा देंगे R&D करने के लिए। कभी नहीं हुआ इंडिया में, पूरी दुनिया में होता है, अमेरिका में होता है, इंग्लैंड में होता है, पब्लिक मनी गोइंग टू प्राइवेट इज नॉर्मल। इंडिया में तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस चक्कर में आज तक हुआ नहीं। तो दम लगा के बोला कि देखिए, वी विल गिव 1 लाख करोड़ फॉर दिस, दे विल गिव 1 लाख करोड़ फॉर 50 years इंटरेस्ट फ्री। और क्या चाहिए? वाह। तो इस स्कीम को लॉन्च करने से वो एनकरेज कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर R&D करे और इस तरह की कंपनी बनाए 15 साल बाद जो टॉप 5 में हो। तो ये एक चैलेंज उन्होंने कंट्री को थ्रो किया है और अब स्कीम चल पड़ी है। अब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये स्कीम लॉन्च कर दी है और लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और जैसे अगर आपको बड़ी टेक्नोलॉजी कुछ बनानी है और आपको 500 करोड़ की जरूरत है, गवर्नमेंट आपको 250 करोड़ दे देगी। आप 250 करोड़ अपना लगाइए, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ गवर्नमेंट देगी, आप अपना 250 करोड़ लगाइए, पर आपका रिस्क कम हो जाएगा। योर रिस्क विल बी रिड्यूस 50%, है ना। तो आपका अगर 500 करोड़ है, अगर आप खुद नहीं खर्चा करते, गवर्नमेंट आपको 250 करोड़ दे देगी, तो आपका रिस्क तो 50% हो गया। तो देन यू कैन टेक द रिस्क टू मेक दैट प्रोडक्ट। सो ये एक बहुत बड़ी चीज शुरू हुई है अभी, और इसकी जो शुरुआत थी हम लोग ने, कुछ लोगों ने करी, गवर्नमेंट के साथ मिलकर करी, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया इसको और फिर RDI स्कीम लॉन्च हो चुकी है। अभी रिसेंटली बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने फेस करी रिगार्डिंग टेक, जो अभी सैंक्शंस, US सैंक्शंस का हुआ था, एंड थैंकफुल टू द गवर्नमेंट दैट कि उन्होंने इसको एक बहुत पॉजिटिव वे में लिया और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली जो गवर्नमेंट के टॉप लीडर्स हैं उन्होंने बैठ के मीटिंग्स करी और फिर उन्होंने इसको पब्लिक डोमेन पे रखा बहुत अच्छी तरीके से। सो देयर आर लॉट ऑफ होम ग्रोन टेक कंपनीज सर, एज वी डिस्कस, कि वो आगे आई हैं इन सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट भी इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली उनको सपोर्ट कर रही है। सो लाइक हमने बात करी व्हाट्सएप के रिप्लेसमेंट की, हमने बात करी सोशल मीडिया ऐप्स के, यस। सो वहाँ पे बहुत लाइक Zoho केम इन एंड from the top management, government management side, the leaders are tweeting that this is my new mail ID. देखिए भाई, ये जो है एक डिसीजन जो गवर्नमेंट ने लिया है वो बहुत ही फैंटास्टिक है, पर हम लोग 20 साल लेट हैं। Yeah, that is true. We are today dependent on US for software and China for hardware. तो इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा था करीब
2 महीने पहले, एंड आई कॉल्ड इट टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी। हमको टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी जरूर लानी है, और इसलिए एक स्कीम ऐसी बननी चाहिए जिससे हम टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी पे फोकस कर सकें। तो ये जो आरडीआई स्कीम है, इससे टेक्नोलॉजी सॉवरेंटी जरूर बनेगी। ओके, पर एक चीज जो मिसिंग है इस कंट्री में, जो हम लोग नहीं करते और दूसरी कंट्रीज करती हैं, वो ये है। देखिए, जब चाइना ने डिसीजन लिया, करीब 20-25 साल पहले उन्होंने डिसीजन लिया कि चाइना में 2 या 3 वर्ल्ड बीटिंग नेटवर्किंग कंपनीज होनी चाहिए, तो कुछ लोग आगे आए। एक कंपनी थी हुवे, एक थी ZTE और एक और थी, 3-4 कंपनी इस तरह की थी। तो गवर्नमेंट ने चाइना में बोला, आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो उनको जितने फंड्स चाहिए थे R&D के लिए, वो उनको दिए गए। आपको मैं बता रहा हूं, 1995 में हुवे को $1 billion was given to make a chip. Make a chip. 1995. $1 billion. $1 billion. No questions asked. दूसरा इन्होंने क्या किया कि आप बनाइए, नेटवर्किंग कंपनी बनाइए, और जितना चाइना का गवर्नमेंट का बिजनेस है वो सारा का सारा हम आपको देंगे, हम कोई चीज इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप बनाइए। तो इन्होंने बनाया, वर्ल्ड बीटिंग प्रोडक्ट बनाया, सिस्को को बीट किया, एल्काटेल को बीट किया, एरिक्सन को बीट किया, नोकिया को बीट किया, वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी बन गई। क्यों बनी? इनको बहुत सपोर्ट दिया गया गवर्नमेंट से। पूरा का जो बिजनेस था वो सबसे अच्छी चीज थी कि उनको स्केल करना पड़ा। स्केल करने से क्या होता है, उनकी कंपोनेंट्स की प्राइस कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप 5 मिलियन के लिए कंपोनेंट खरीद रहे हैं या 10,000 के लिए खरीद रहे हैं तो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। True. तो पूरी की पूरी जो बिजनेस थी गवर्नमेंट की, वो उन्होंने उनको दे दी। अब उससे ग्लोबल कंपनी बन गई, वर्ल्ड बीटिंग कंपनी बन गई, नंबर 1 कंपनी बन गई। अब क्या हुआ कि अमेरिका और यूरोप घबरा रहे थे, तो उन्होंने इस प्रोडक्ट को बैन कर दिया। किस लिए बैन किया? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ा क्रिटिकल होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो इन्होंने ये कहानी बनाई कि भाई सारा का सारा जो डेटा है वो चाइना वापस ले रहा है। कुछ सही था, कुछ गलत था, पर उस चक्कर में हुवे का बिजनेस गिरा। तो चाइना ने क्या किया? चाइना ने बोला ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं खरीदती तो जाके अब लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में बेचिए। वहां इन्होंने एक बड़ा स्मार्ट काम किया, इनको पैसा दिया कि आप 1 ईयर के लिए आप बेचिए और उनको बोलिए यू डोंट हैव टू पे फॉर 1 ईयर। क्रेडिट लिमिट दे दी इन्होंने 1 साल की। इसको कौन बीट कर सकता है? कोई भी सिस्को और एरिक्सन तो इतना खर्चा नहीं कर सकता कि 1 साल की क्रेडिट लिमिट दे दी। तो बिजनेस नीचे नहीं गिरा। तो इस तरह का जो सपोर्ट है वो हमारी कंट्री में मिसिंग है। मैं तो हमेशा यही बोलता हूं कि अगर आप स्टार्टअप्स को एनकरेज करना चाहते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस सबसे पहले दीजिए और खूब सारा दीजिए। अच्छा, जब हम लोग अभी सपोर्ट की जैसे बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो लाइक यू राइटली सेड कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, दे हैव दोज काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ इन देम। बट जब हम लोग मीडिया के अंदर में देखते हैं कि कोई एक कंपनी है, बिजनेस हाउस है स्पेसिफिकली, सो उनको टारगेट कर देते हैं कि लाइक ये तो बिल्कुल ख़ास हैं, ये तो इनके ख़ास है वो। आई थिंक कि अगर हम इसको डिफरेंट वे में लें, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि एज़ पर माई एक्सपीरियंस कि जितना आप प्राइवेट सेक्टर्स, जैसा अभी आपने बोला, एंड स्टार्टअप्स, इनको जब तक हम लोग खुद की कंपनीज को खड़ी नहीं करेंगे इन द कंट्री, सही बात है। देखिए, हमको स्टार्टअप्स को अगर बनाना है तो हमें इंसेंटिव्स देने हैं, टैक्स ब्रेक्स देने हैं, और इस तरह के हमने स्कीम्स बनानी है जिससे उनको कम खर्चे में वो अपना बिजनेस चला सकें और प्रोडक्ट बना सकें, डिजाइन। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, स्टार्टअप सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट करते हैं। दे आर क्रिएटिंग सर, दे आर द वन हु क्रिएट जॉब्स, बाकी तो लॉस कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि स्टार्टअप्स इनोवेटिव ज्यादा है, वो रिस्क ज्यादा लेते हैं, बड़ी कंपनीज रिस्क कम लेती है।
तो ये जो है, हम स्टार्टअप्स को बिजनेस सपोर्ट नहीं देंगे ना तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी वैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट सोचने लगे हैं इसके बारे में। अभी राजस्थान ने एक पूरी स्कीम निकाली है, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट का 10% बिजनेस स्टार्टअप्स को जाएगा। पहली बार हुआ है कंट्री में। पर 10% तो कुछ भी नहीं होता। पर एटलीस्ट नहीं से तो बेटर है। 30%, हाँ, 0 से तो बेटर, 0 से तो बेटर है। एटलीस्ट उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब उन राजस्थान गवर्नमेंट तो मेरे को लगता है कि उसके बाद दूसरे सारे स्टेट्स भागेंगे। यस। जैसे ही होता है, मैं तो सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा हूँ गुजरात में, वो तमिलनाडु भी चल जाता है, कर्नाटका भी लग जाता है, सब पीछे लग जाते हैं, तो अच्छी बात है, होगा। आई थिंक सर, मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को ना एक इंटरनल कंपटीशन खड़ा कर देना चाहिए। हाँ, ये आपस में जितने लोग जितने ज्यादा फाइट करेंगे ना, उसमें बेनिफिट तो कंट्री मैन का ही होना है। कंज्यूमर को होगा, कंज्यूमर को, यस ऑफ कोर्स। कंज्यूमर के लिए प्राइस कम हो जाएगी, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बन जाएगा, कंज्यूमर के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, सब हो जाएगा। देखिए, मैं तो यही चाहूँगा कि स्टार्टअप्स के लिए जितने स्कीम्स हैं, बहुत अच्छी स्कीम्स बनी है, पर ये बिजनेस वाली स्कीम नहीं बनी, उसको ऐड करना चाहिए। सो I'll take some name of some really respected persons और उनकी लीडरशिप स्टाइल के बारे में मुझे आपसे जानना है कि हाउ डू यू फाइंड देयर लीडरशिप स्टाइल। सो आपके हिसाब से इन लोगों की लीडरशिप स्टाइल को कैसे आप देखते हैं? द फर्स्ट वन इज स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स लीडरशिप स्टाइल इज ऑल अबाउट ऑडेशियस टारगेट्स एंड फिनोमिनल क्वालिटी। उसका मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको। वो ये कि एक तरह से तो रैपिड फायर नहीं हुआ, पर मैं एग्जाम्पल जरूर देना चाहूंगा जिससे लोग समझ सकें कि क्वालिटी होता क्या है। तो एक बार उनके लोगों ने एक नया मैक बनाया, कंप्यूटर, और बहुत खूबसूरत बनाया। तो बोला, स्टीव जॉब्स को बोला, आप आके देखिए इस प्रोडक्ट को। स्टीव जॉब्स वॉक्ड इनटू द रूम एंड सॉ दैट प्रोडक्ट and was very appreciated. It's a beautiful design. Then he did something which only Steve Jobs will do. He said, इसको आप खोल के दिखाइए। तो जब प्रोडक्ट को खोला गया तो उसका जो पीसीबी था थोड़ा जंबल्ड अप था और अंदर से खूबसूरत नहीं था। प्रोडक्ट रिजेक्ट हो गया। उन्होंने बोला, The product should be as beautiful inside as outside. इसको बोलते हैं sense of aesthetic and quality. That is what Steve Jobs was. The most respected person around the globe and our honorable leadership style. People may not agree with me, but he's an outstanding salesman. Whichever country he goes, he wins them over. And he creates a market for India. I call these people rainmakers. Rainmakers. एक किताब बनी थी रेनमेकर। तो ये रेनमेकर होते हैं, ये रेन बनाते हैं, उसके बाद दूसरों को जाके पानी उठाना होता है। तो हमारी कंट्री में रेनमेकर है, दुनिया में जाके अपना नाम करते हैं, पर हम उसका फॉलो ऑन पुअर करते हैं, वो हमें इंप्रूव करना है। The third person that we'll talk about is a person जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जिस चीज़ में हाथ डालते हैं वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है, एंड ही इज मिस्टर NDA, मुकेश धीरूभाई अंबानी। देखिए, ऑडेशियस ऑल ओवर अगेन, बड़ी सोचते हैं, बहुत बड़ा सोचते हैं, छोटे का तो उनको मजा ही नहीं आता, इसीलिए वो सक्सेसफुल है, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। जिस तरह से मुकेश जी रिस्क लेते हैं, कोई नहीं लेता इस कंट्री में। उन्होंने जियो बनाया, उन्होंने रिटेल किया, जहां भी उन्होंने किया बड़ा काम किया, छोटा नहीं करते। The last name is a name that is known for the trust, our beloved and the most loved person of this country, Mr. Ratan Tata ji. I met him and he's totally down to earth. He was totally down to earth. And mesmerizing personality. उनसे अगर आप मिलेंगे तो बहुत खुशी होगी आपको मिलके, क्योंकि जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से वो रिस्पेक्ट देते थे लोगों को, उस तरह के लोग बनते नहीं हैं। तो
उनकी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो ये कि बहुत ही ह्यूमिलिटी बहुत थी। और जब आप बड़े बन जाते हैं और ह्यूमिलिटी चली जाती है तो कोई फ़ायदा नहीं होता। और जितने बड़े बने उतनी ह्यूमिलिटी हो, वो रतन टाटा थे। और मुझे घर पे बुला के उन्होंने मीटिंग करी, उनके डाइनिंग टेबल पे हम लोग ने मीटिंग करी। वाह। वो बड़े प्यार से मिले। सर एक रैपिड फायर चल रहा, बट एक मेरे को चीज़ याद आ गई इससे, दैट जो है ऑनरेबल इन्होंने एक चीज़ कोट करी थी कि टाटा साहब मेरे पास मुझसे मिलने आ रहे थे। सो बोले कि मुझे ऐसा लगा कि भाई वो आएंगे, तो बोले कि मेरी बात हो गई, तो बोले कि आप मेरे को लोकेशन जो है वो भेज दीजिए, मैं पहुंच जाऊंगा। तो बोले उनको लोकेशन भेज दी, वो बोले बड़ी देर हो गई, वो आए नहीं। तो बोले कि जैसे कॉल करा, बोले बस पहुंच गया। तो वो खुद ही गाड़ी ड्राइव करके बोले मिस्टर टाटा वॉज कमिंग। और बोले मैं देख के ऐसा हुआ कि बोले मेरी पूरी फैमिली, उनके घर पे आना था या शायद, तो बोले पूरी इंटायर फैमिली और जितने भी लोग थे दे वर सो सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा आदमी दी रतन टाटा, मतलब वो खुद ही गाड़ी चला के आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं है, कोई ड्राइवर का कुछ नहीं है, वो सीधे आए, अपने आराम से बैठे है ना। बोले कि भाई मेरे को बात करनी थी या मुझे ये चीज़ करवानी है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल। सो बोले मुझे वो चीज़ इतनी उनकी अच्छी लगती है कि वो हमेशा लोगों को आगे रखते हैं। नहीं, ह्यूमिलिटी बहुत बड़ी चीज़ थी उनके लिए। वही तो असली उनका स्पेशल पर्सन लाइक दैट। एक बार मैं दिल्ली में मिला था उनसे, तो मैंने उनको बोला कि मैं अगली बार बम्बई आऊँगा, आपसे मिलना चाहूँगा। एकदम उन्होंने अपना कार्ड निकाला और मुझको दे दिया, प्लीज व्हेन यू कम टू बॉम्बे कॉल मी। कौन करता है? बड़े लोग तो बिल्कुल इतनी ज्यादा उनके पास ईगो होती है कि वो ये सब नहीं करते। ईगो से दूर रहिए भैया, ईगो इज द मोस्ट डिस्ट्रॉइंग थिंग इन द वर्ल्ड। स्टार्टअप कल्चर एरा के अंदर में कनेक्शंस या नेटवर्किंग इज अ नीड और अ वांट? एब्सोल्यूट नीड। एब्सोल्यूट नीड। एब्सोल्यूट नीड। द मोर कनेक्शंस यू हैव, the more successful you will be. 5 qualities in a CEO that is a must need. I think the first quality is, as I said, humility. The second quality is serious people orientation. Okay. Third quality is definitely salesmanship. Fourth quality is attention to detail. And the fifth quality is lead by example. That's it. Perfect. 3 perks आपके टाइम की सैलरी में और आज के टाइम की सैलरी में। हमारी टाइम की सैलरी में तो पर्क्स होते ही नहीं थे। बट वो जो छोटे मोटे भी उसको पर्क मान लेते हैं हम सर। गाड़ी मिल जाती थी। गाड़ी मिल जाता था, क्वार्टर मिल जाता था या कुछ ऐसा, यही होता था उस टाइम। छोटी मोटी चीजें मिल जाती थी। आज के टाइम में तो see, perks have meaning when you do well. Yeah. So perks should be given to people who perform. If they don't perform, they should not get any perks. This is my strong belief. 5 things that we should learn from the Western market. Western market, I think, has created a consumerism concept, which I talked about earlier, which I think is negative in a lot of ways, but positive in a way that it creates the market. Secondly, Western world has always been inventing. What inventions have we done in this country? कितने नोबेल प्राइजेस हैं हमारी इस कंट्री? कुछ नहीं। इतनी बड़ी कंट्री, नोबेल प्राइज हमको मिलते नहीं है, तो हम इन्वेंट कुछ नहीं करते। So that is the second thing that is very, and I think mostly it's the US, where the culture is of innovation, very strong innovation culture. Third is the fact that they tend to invest in people very strongly. I think that is something that if you go back to people like Jack Welch in GE, he used to say 80% of my time is spent on people. तो ये 3-4 चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, बाकी तो हमें बहुत कुछ आता है। Lastly, the last rapid fire question is, who is Ajay Chaudhary ji? Tech visionary, passionate humanist, author, or I think that the more we have read about you,
is something more or different coming up in the next months or years? I'm a nationalist. I care for the country. मेरी कंपनी का नाम भी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स था ना, Yeah, उसमें हिंदुस्तान बहुत जरूरी था. बिल्कुल. आज अगर सर HCL जैसी एक टेक कंपनी खड़ी करनी हो तो कितने पैसे लगेंगे? पैसे नहीं लगते, एस्पिरेशन लगती है. आपके पास एस्पिरेशन हो तो सब कुछ हो जाता है. एस्पिरेशन तो सर लगती है, दैट इज़ फॉर श्योर 100%. बट जितना आज लोग जब इस पॉडकास्ट जब रिलीज होगा, यूथ एंड द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद टेक इंडस्ट्री, जब वो देखिए भाई, आजकल पैसे की कोई कमी नहीं है. मनी इज अवेलेबल. हमारे जमाने में मनी नहीं थी अवेलेबल. अब तो कोई भी स्टार्टअप है, वो किसी भी इंक्यूबेटर में चला जाएगा, उसको 50 लाख मिल जाएगा. किसी भी एंजल के पास चला जाएगा, उसको 3 करोड़ मिल जाएगा. एज लॉन्ग एज द टीम इज फैंटास्टिक, द आइडिया इज फैंटास्टिक, एंड दे नो हाउ टू रन अ बिजनेस, देन दे विल गेट मनी. इफ दे डोंट नो हाउ टू रन अ बिजनेस, दे वोंट गेट मनी. सो आई हैव वन क्वेश्चन कि जब आप जैसे लोग इंडिया के टॉप लोगों के साथ जब आप लोग बैठे होते हो, जैसे आपने बोला यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो सबने अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ तो अचीव बहुत अमेजिंगली करा है, जरूर. तब आप लोग का एक पूरा ग्रुप बनता है. सो मुझे वो चीज़ जाननी कि जब इतने लाइक माइंडेड एंड हाईली सक्सेसफुल लोग एक साथ मिलते हैं और वो बैठते हैं, तो सर क्या डिस्कशन होता है बिजनेस को लेके, इकोनॉमी को लेके, कैसे लाइक हाउ दे थिंक बेसिकली? बिकॉज हम लोग तो इमेजिन भी नहीं कर सकते और वो लोग उस चीज़ को इमेजिन करके उसको इम्प्लीमेंट करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं. तो वो क्या चीज़ होती है सर? भाई मेरे ग्रुप में तो सबसे बड़ा एक ही डिस्कशन होता है, वो ये कि हाउ डू वी टेक इंडिया फॉरवर्ड, व्हाट शुड वी डू फॉर द कंट्री, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू मेक इट बेटर, एंड व्हाट शुड चेंज. इसी तरह हमने विश्वमित्रा बनाया. क्या ये सही बात है कि एक लेवल पे आने के बाद में पैसे को लेके एक माइंडसेट है वो चेंज हो जाता है? लाइक इट इज़ लाइक मोर यू गो इनटू द क्वालिटी पार्ट, और यू हैव कि अब मेरे को एक सुकून चाहिए, कहीं ना कहीं पैसे के पीछे वाली जो चीज़ होती है वो एक लेवल के बाद में इंसान नहीं देखता वो चीज़ें. देखिए भाई, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो सब. कुछ लोग पीछा करते रहते हैं पैसे का, कुछ लोग स्पिरिचुअल एरिया में चले जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जो मैंने करना था वो मैंने कर लिया, लेट मी डू समथिंग फॉर द कंट्री. आई एम इन दैट स्टेज व्हेन आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री. जब मैं लोगों को इस तरह से उल्टी सीधी बातें बोलता हूं कि ये स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी मत करिए, वो इसलिए बोलता हूं कि मैं उनको जगाना चाहता हूं कि भाई आप ये जो 2% वाला काम कर रहे हैं इसको छोड़िए, 20% वाला काम करिए, 40% वाला काम करिए. तो लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये आपने बोल दिया हम तो सिर्फ स्क्रू ड्राइवर कर रहे हैं. अरे भाई, वो मिसअंडरस्टैंड के लिए नहीं किया मैंने, इसलिए किया कि मैं आपको जगाना चाहता हूं कि इंडिया शुड नॉट बी अ ट्रेडिंग कंट्री, इंडिया शुड नॉट बी अ लो एंड कंट्री, वी शुड बी अ हाई एंड कंट्री, वी शुड डिजाइन प्रोडक्ट, वी शुड हैव बिग मार्जिन्स, वी शुड बी क्रिएट ब्रांड्स. इंडिया का नाम तब होगा जब इंडियन ब्रांड्स आगे जाएंगे. जैसे LG है, सैमसंग है, दुनिया में सबको पता है. कौन सा इंडियन ब्रांड है जिसको लोगों को पता है? बताइए, एक भी नहीं है. इंडिया में सिर्फ एक प्रोडक्ट बना है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम DPI, UPI वगैरह. उस तरह का इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बना ही नहीं इंडिया में कहीं भी दुनिया में. उससे हमको बहुत फायदा हुआ है, हमारी एक पोजिशनिंग बनी है कि हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, और उसके बाद हमने कुछ नहीं किया. Any one wake-up call that you wish to give to the people who will be watching this podcast regarding the tech or the startups or the ecosystem of the country? Single point I'm quite concerned about is technology sovereignty. We must own our own technology. We cannot be dependent. जैसे नायरा एनर्जी को हुआ अभी रिसेंटली, माइक्रोसॉफ्ट ने उनका मेल सिस्टम बंद कर दिया, SAP ने उनका ERP सिस्टम बंद कर दिया. इस तरह की चीज़ें होंगी हमारे साथ भी. जिस तरह से हमारा पोखरन ब्लास्ट हुआ तो हमको न्यूक्लियर बंद करवा दिया और स्पेस बंद करवा दी. हमने अपनी स्पेस बिजनेस शुरू करी, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाई और हम सक्सेसफुल हो गए. तो हमको ये दिमाग में रखना है कि कभी भी सैंक्शंस आ सकते हैं और हमें अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है हर चीज़ में, ड्रोन्स में, 2 व्हीलर्स में, न्यूक्लियर में, कंप्यूटर्स में, सॉफ्टवेयर में, हर जगह.
So the last advice that you wish to give to the people who will be watching this podcast would be? Believe in yourself. We can do anything. So we'll be wrapping this podcast, but I have a request, sir. Whatever time that we have spent, your valuable time that you gave to us, we are very thankful to you that you gave your valuable time to us and our team for conducting this episode. Any suggestion that you wish to give to us or me? Keep doing more of these. I think it's good for people to listen. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming on our show, and it was privileged and honored to have you on our show, and it was a very meaningful and insightful conversation that we did. Thank you everyone for watching this legendary, motivational and highly driven episode today, and I hope that a lot of people will be taking a lot of things from this episode and will be implementing those little things, major things into their businesses or the working environment, whatever they are doing in their lives. Please take very good care of yourself and your family. Thank you so much. Do like, share and subscribe our channel. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.